अगर हम डूबेंगे तो अपने साथ में तुमको भी ले डूबेंगे, और बस यही ईरान इन दिनों अपने मन में आग लेकर चल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से जान लीजिए। ईरान इजराइल जंग में अब जर्मनी ने भी एंट्री कर ली है। ईरान के खिलाफ जंग में अब जर्मनी भी उतर सकता है। अमेरिका का साथ एक तरह से दिया जा रहा है, चर्चा लगातार जारी है। यूएस के साथ में ईरान पर बमबारी की जा सकती है, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो इस हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। और एक और बड़ी खबर, जंग के बीच इजराइल की मुश्किलें बढ़ती नजर आती है। बताया ये जा रहा है बीच जंग में इजराइल में सैनिकों की कमी हो चुकी है। युद्ध के दौरान सैनिकों की भर्ती निकाली गई, सैकड़ों इजरायली सैनिकों के मरने का दावा किया जा रहा है। और यही वजह है कि ईरान ने जिस रूप में ताबड़तोड़ इजराइल पर हमले किए, अब इस बीच वहां पर सैन्य ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। चर्चा लगातार जारी है। मेरे साथ में दो खास मेहमान मौजूद हैं, आलोक सहाय जी भी और दामोदर सिंह जी भी। आलोक सहाय जी, एक बड़ी बात यहाँ पर जो कुल मिलाकर नजर आती है, एक तरफ हमने बात की आशीष सहाय, माफ कीजिएगा सर, आशीष सहाय सर, जिस रूप में अभी हमने देखा, खासतौर से ये कहा जाए कि यूएस के साथ में कई लोग सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, नाटो, यूरोप, ये कहा जाए दुनिया के अलग अलग हिस्से यहाँ पर हैं। ईरान वर्सेस कितने देश अब आप यहाँ पर देख रहे हैं? ईरान वर्सेस अभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी भी उनको बैकग्राउंड से चाइना का सपोर्ट है। तो ईरान, चाइना एंड रशिया का एक बड़ा मेजर एक्सिस है जो अभी भी सिर्फ कॉस्मेटिक सपोर्ट आपको नजर आ रहा है, और वो कितना काम का है खास तौर से ईरान के लिए? जितना एक्सपेक्टेड था उसका 10% भी नहीं। जितना एक्सपेक्टेड था कि ये डायरेक्ट रोल प्ले करेंगे या रीइंफोर्समेंट्स करेंगे या थ्रेट देंगे अमेरिका को, कि रिटेलिएटरी थ्रेट्स देते हैं कई बार, लेकिन इन दोनों देशों ने और इवन नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कोई डायरेक्ट ओपन थ्रेट नहीं दिया है, कोई डेडलाइंस नहीं दी हैं। जबकि ईयू और नाटो एक एक करके अमेरिका के पाले में आते चले जा रहे हैं। उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनको भी फ्यूचर में एनर्जी चाहिए, उनको भी ऑयल सप्लाईज चाहिए, उनको भी ओपेक को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। अगर हॉर्मुज को और डैमेज हो गया तो ओपेक के बाकी कंट्रीज को अपना ऑयल सप्लाई बहुत जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा देखते हुए ईयू कंट्रीज ने एक एक करके, और कुछ और बड़े नेशंस ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने अब यूएस का पाला ज्वाइन कर लिया है। तो इजराइल की शॉर्टेज ऑफ वॉर फाइटिंग मटेरियल या सेना मुझे बहुत थ्रेटनिंग नहीं लगती। ये मीडिया का जो ईरान सपोर्टिंग मीडिया है उसका एक टॉस किया हुआ मुद्दा है, क्योंकि अभी तो एक बड़ा एक साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे वक्त में लोगों को ये मैसेज देना भी बहुत जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में कई और इस्लामिक कंट्रीज हैं। करेक्ट। और दूसरा, ये जो शॉर्टेज ऑफ इजरायली सोल्जर्स तो अभी कुछ ज्यादा ऑन फुट कुछ हो ही नहीं रहा। कोई इन्फेंट्री की, मैकेनाइज्ड की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल यूनिट्स और एयर डिफेंस यूनिट्स ओवरनाइट काम कर रही होंगी। तो ये नहीं होता इसमें कि इन्फेंट्री को लगा दिया इसमें या मैकेनाइज्ड को बुला के यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये बहुत ही एक्सट्रीम ट्रेन्ड फोर्सेस होती हैं। और सर एक तरफ यहाँ पर ये शॉर्टेज है, उसी बीच एक बड़ी खबर भी मैं अपने दर्शकों को जल्दी बता दूं कि इजराइल में एक तरफ सैन्य शॉर्टेज है, यहाँ पर सैनिकों की कमी है, दूसरी तरफ इजराइल पर ईरान ने एक बड़ा हमला कर दिया है। बड़ा हमला ये कि ईरान ने दरअसल अब इजराइल के परमाणु संयंत्रों पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल का जो परमाणु संयंत्र है वो तबाह हो चुका है, रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो चुका है परमाणु संयंत्र से। ये बड़ी खबर है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से दरअसल निशाना एक तरह से साधा है। दामोदर सिंह जी, इस बात को जरा समझाइए। एक तरह से बैलिस्टिक मिसाइल, इसी बात का तो डर इजराइल को था, ईरान की जो बड़ी मिसाइली ताकत है बैलिस्टिक मिसाइल, इसी बात का डर था, और ईरान ने एक तरह से उस डर को पूरी तरह से पुख्ता भी कर दिया, सीधे निशाना जो है वो परमाणु संयंत्रों पर बनाया। मेरा इससे पहले अभी सहाय सर एक बात कर रहे थे कि ये साइकॉप्स हो सकता है, ये टॉस की हुई खबरें हैं। अभी इतनी जल्दी ये कहना है कि रेडियो एक्टिव वहां पे लीक हुआ है या ऐसा कोई विकिरण होना, ये बहुत जल्दबाजी होगी। अगर इस तरह का कोई भी कदम ईरान ने उठाया और उसमें सफलता मिली है तो ये मानिए कि आने वाले समय में बहुत ही अंजाम बहुत बुरे होंगे दोनों देशों के। अगर इजराइल के ऊपर इस तरह से कुछ भी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ईरान को किसी भी हद तक कोई छोड़ेगा, और इसका बहुत बुरा असर जो है पूरे विश्व में पड़ेगा। पर ये खबर मुझे इतनी अभी प्रमाणित नहीं लगती है इन सारी खबरों में, जैसे कि अभी 3 फाइटर जेट वाली खबर है इस तरह से, तो ये साइकॉप्स का हिस्सा हो सकता है। युद्ध के समय अक्सर ऐसी खबरें चलाई जाती, हमारे टाइम पे भी। लेकिन दामोदर सिंह जी, ईरान ये कहेगा कि भाई, ईरान ने पहले भी कहा था, अब जिन मिसाइलों को खासतौर से अगर हमें प्रोग्राम बंद करने का कहते हैं, उसने बार बार कहा कि ये इजराइल से हमारी प्रोटेक्शन करता है। और अब ईरान पर चारों तरफ से अगर पूरी दुनिया एक तरह से टूट पड़ी है तो ईरान अपनी जवाबी कार्रवाई में अगर करता है वो तो इसको एक तरह से डिफेंसिव अपना एक्शन बताएगा।
मैं ना यूएस अब्राहम लिंकन के ऊपर भी अटैक करने की इन्होंने बात करी थी, कुछ फ्लीट्स के ऊपर बोला था, लेकिन सेंटकॉम ने बिल्कुल ट्वीट करके क्लियर कर दिया कि आपकी मिसाइलें हमारे आसपास भी नहीं आई हैं। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ बहुत समझने वाली बात है। ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है वो पहले ही जद में यूएस और इजराइल ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए हैं। अब वो सिर्फ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जनता के सामने अपनी फेस सेविंग करने की बात चल रही है। वहां वो चाहता है कि मैं अपनी जनता, क्योंकि देखो ये तो पता है कि आज एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद नेगोशिएशन टेबल पे बैठना ही है, समझौते होने ही होने। तो उससे पहले हम ये बता सके, देखो अगर हमारे ऊपर हमला हुआ था तो हमने इतने सारे देशों को तबाह किया, यहाँ अटैक किया, वहां अटैक किया, रिजल्ट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने अपने लोगों के सामने अपनी फेस सेविंग करनी है, अपना प्रभुत्व बनाकर रखना है, अपनी सरकार अपनी रिजीम को बचाकर रखना है। उस चक्कर से ये सारी जो खबरें इस तरह की आ रही हैं, इन पे यकीन करना इतनी जल्दी, मुझे तो नहीं लगता कि इजराइल के जो परमाणु संयंत्र होंगे वहां पर उनका एयर डिफेंस इतना कमजोर होगा कि इनकी मिसाइलें जाके वहां हिट कर लेंगी। ऐसा कुछ भी अगर हुआ है, दोनों बातें मैं कह रहा हूं, अगर रेडियो एक्टिव विकिरण हुआ है और इस तरह से हमला किया ईरान ने, तो ईरान का नामो निशान मिटाना बहुत आसान होगा। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ इजराइल ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट उसकी जद में आ सकता है। और सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिव का अगर यहाँ पर ये कहा जाए रिसाव होना, तो मिडिल ईस्ट के आसपास एशिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यूरोप कंट्रीज पर इसका प्रभाव पड़ेगा, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज उसकी जद में आ जाएंगे। और ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इस रूप में हुआ तो उसके प्रभाव आने वाले वक्त में बड़े घातक हो सकते हैं। इस बीच एक और खबर मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ईरान ने तुर्की पर भी हमला कर दिया है। बड़ी खबर ये सामने आई थी कि तुर्की में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। नाटो के ऐलान के बाद में दरअसल ईरान का यह अटैक हुआ, क्योंकि ईरान बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा है कि जो भी अमेरिका का साथ दे रहा है उस इलाके में अगर अमेरिका का कोई भी, चाहे बात कोई दफ्तर हो या फिर अगर कोई अमेरिकी बेस हो, उसको छोड़ेगा नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप ये जान लीजिए, बड़ी खबर ये आई कि जो जेनेवा वार्ता चल रही थी, ईरान कह रहा है कि भाई वो तो सिर्फ हमारे साथ धोखा था और कुछ नहीं, क्योंकि अंदर खाने ये खबर आई है कि 21 फरवरी को ही खामनेई पर अटैक होना था। ऑपरेशनल कारणों की वजह से देरी हुई, वरना पहले ही तय था, तारीख तय थी, जगह पूरी तरह से तय थी। इंटेलिजेंस कारणों से भी अटैक में देरी होने की बात कही गई है। और यही बात यहाँ पर सहाय सर बार बार यही कहा जाता रहा है कि भाई मोसाद और CIA तो बहुत पहले से ट्रेस कर रहे थे, उन्हें बहुत पहले से पोजीशंस पता थी। लेकिन एक और रिपोर्ट, ये ठीक है, ये बात कही जा रही है कि बहुत पहले से सारी चीजें प्लानिंग थी, और इस बात का अंदेशा पूरी ईरान, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज और खुद खामनेई जानते थे कि वो खुद निशाने पर हैं। और यही वजह है कि जो मीटिंग भी की जा रही थी वो डाउन अर्थ बंकरों में की जा रही थी। क्या इतनी सक्षम अभी तमाम व्यवस्थाएं हैं कि इतनी गहराई में जाकर भी हमला हो जाए, या फिर कोई घर का भेदी था? बिना घर के भेदी के ये इस तरह की सक्सेसफुल 28 फरवरी की स्ट्राइक इम्पॉसिबल थी। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसी वजह से यूरोप के सैटेलाइट फोन्स, क्योंकि अमेरिकन बैगेजेस में नहीं जा सकते थे, बाकी रूटीन तरीकों से नहीं जा सकते थे, पाकिस्तान के थ्रू गए हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, बट यूरोप के जो डिप्लोमेटिक बैग्स में सैटेलाइट फोन्स, इन फोन्स ने डायरेक्ट रोल प्ले किया है ये बताने के लिए अटैकिंग फोर्सेस को इजराइल में कि अब ये सारे लोग इकट्ठा हैं। ये इंफॉर्मेशन जब कंफर्म हुई है, उसी वक्त वो कारपेट बॉम्बिंग किया गया है उस पूरे इलाके को, ताकि इनमें से कोई ना बचे। इजराइल ने अपने कुछ बहुत मेजर टैक्टिकल ब्लंडर्स दिखाए हैं। इस तरह के थ्रेट के बावजूद, ये जानते हुए कि सैटेलाइट फोन्स अंदर स्मगल हो चुके हैं, अमेरिका और इजराइल लगातार उनको ट्रैक कर रही है, फिर भी उन्होंने इस तरह की एक गैदरिंग की। उसके बाद जब वो नेस्तनाबूद हो गया वो पूरा इलाका, उसके बाद से ये दूसरी मीटिंग नहीं कर रहे हैं। और ये जो एक के बाद एक टर्की पे, कुवैत पे, और अब ये धमकी दे रहे हैं जर्मनी पे हमले कर रहे हैं। मैं आपको फिर से आपके दर्शकों के लिए बता दूं, हालांकि ये बहुत ही आर्मी ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन है, कि जितने बटालियन कमांडर्स हैं ना, इनको जोन्स अलॉट किए गए होंगे कि ओके, फार ईस्ट आप देखेंगे, मिडिल ईस्ट आप देखेंगे, इमीडिएट बॉर्डरिंग एरियाज को आप देखेंगे। तो ये हर आदमी एक दूसरे को देख के अपने एरिया में एक्टिवेट हो जा रहा है। एक रैंडम स्ट्राइक कर दिया कुवैत में, एक रैंडम स्ट्राइक कर दिया ओमान में, फिर टर्की पे एक बटालियन कमांडर। इनका आपस में इस वक्त कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जिस तरह के एक्शंस कर रहे हैं वो आत्मघाती हैं।
इनकी रही और सही शायद जो उसका एक वही रीजन है, आपने जो कहा कि भाई पहले ही उनके जो तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। आखिर कौन किसे कमांड दे रहा है अभी ये भी स्पष्ट नहीं है, इसीलिए जोन वाइज जो जिसको नजर आता है वो कर दिया जाए। लेकिन ये विध्वंस की आग बड़ी खतरनाक है क्योंकि उसकी जद में हर कोई आ रहा है। और मैं इस बीच एक खबर अपने दर्शकों को बताऊं, खबर ये है कि आज युद्ध का तीसरा दिन है। खामनेई की मौत की खबर को आज ये दूसरा दिन हो चुका है। अब इस बीच खबर ये है कि लगातार दुनिया में इसको लेकर नाराजगी है। अब खामनेई की मौत को लेकर यमन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जन सैलाब है, हाथों में हथियार लेकर नारेबाजी की जा रही है और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में दरअसल ये नारेबाजी है। दामोदर सिंह जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये नाराजगी और ये जो पूरा विद्रोह है, क्योंकि अगर देखा जाए खासतौर से शिया मुस्लिमों की बड़ी संख्या पूरी दुनिया में है आबादी में, तो ये अमेरिकियों के खिलाफ या ये कहा जाए कि इजरायलियों के खिलाफ या दुनिया के अलग अलग लोगों में एक बड़ी नफरत नहीं फैलाता? जिस तरह से ये सब चीजें चल रही हैं यमन के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कि वो कर भी क्या पाएंगे। AK-47 या असॉल्ट राइफल्स लेके आप क्या कर सकते हैं? ये हमला ही असॉल्ट राइफल के लिए नहीं बना। इस हमले में कहीं पर भी ग्राउंड फोर्सेस का वो यूज नहीं है। तो आप सिर्फ प्रदर्शन कर सकते हैं, मार खा सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं लोकल लोगों का, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ है। इस हमले में तो कहीं कोई रोल ही नहीं है कि इनको इस तरह से ये करने से कोई फायदा नहीं होगा और ना कोई फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ एक यूनिटी दिखाने का तरीका है और उसके अलावा कुछ भी नहीं, और इससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक बात नैना, मैं सहाय सर की बात को फिर से रिहर्स करूंगा। सर ने जो कहा कि ये तमाम बटालियन कमांडर जो जहां जिसको मर्जी आई वहां पे अपना फायर कर रहा है, बिल्कुल ये बात की पुष्टि इस तरह से भी होती है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम तो कहीं काम कर नहीं रहा। आप अटैक कर रहे हैं, मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्च करना आपके बस की बात है। एयर डिफेंस बहुत कोऑर्डिनेटेड चीजें होती है जहां पे कई इनपुट्स लिए जाते हैं, कई एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाके आप कोई टारगेट अचीव कर सकते हैं। वो आपसे कहीं भी नहीं दिख रहा। होम ग्राउंड बना हुआ है आपके लिए, यूएस के फाइटर, इजराइल के फाइटर घूम रहे हैं आपके यहाँ पे। इवन जेट स्क्रैम्बल होने से पहले उनको आप गिरा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर से बिल्कुल ये बात की पुष्टि होती है कि उनकी जो बटालियंस हैं, उनके पास जितना भी वॉर वेस्टेज रिजर्व है, जो भी उनके पास आर्म्स एंड अम्युनिशन है, खत्म करो, मारो, जो मिले जहां मिले, वो उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन की, और जहां पर ये दिखे कि आपके अंदर रणनीतिक समझ है या आपका एयर डिफेंस सिस्टम, उसके अंदर चाहिए इनपुट, उसके अंदर चाहिए आपकी ट्रेनिंग, वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा है कहीं एक सिंगल क्योंकि टारगेट। मुझे लग रहा है कि खासतौर से जब भी युद्ध होता है तो वो युद्ध की खबरें अच्छी नहीं आती, उसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। और जब ये कहा जाए कि वो नफरत की आग अगर है तो वो शायद सिर्फ और सिर्फ इंतकाम चाहता है और कुछ रूप में नहीं। और ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते चलो, देखिए लोग सड़कों पर उतरकर किस रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। यमन की तस्वीरें हैं, हाथों में हथियार लेकर। और ये तस्वीर दरअसल खामनेई की मौत के बाद में है। खामनेई का पूरा परिवार इजराइल के इस हमले में नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। और ये नफरत की आग लोगों की एक तरह से मन में है, और अभी ये नफरत कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता। अब देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ खामनेई की जान गई तो वो यूं ही नहीं जाती। क्या इतना ज्यादा कमजोर था ईरान का इंटेलिजेंस? बहादुर कमांडर या मोसाद का जासूस, ईरान के कुद्स फोर्स का चीफ, या फिर नेतन्याहू का सबसे बड़ा मुखबिर? तेहरान की गलियों से लेकर बैरूत के मलबे तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। वो शख्स जिसे कासिम सुलेमानी का उत्तराधिकारी बनाया गया था, आज वही खामनेई की मौत के बाद सबसे ज्यादा शक के घेरे में है। ऐसा क्यों? देखिए रिपोर्ट। पिछले 6 साल और कुछ ऐसी मौतें जिन्होंने ईरान की रीढ़ तोड़ दी है। कासिम सुलेमानी, फखरीजादे, रईसी, हानिया, नसरुल्लाह और अब खुद आयतुल्लाह खामनेई। ये मामूली लोग नहीं थे, इनका मूवमेंट इतना गुप्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर मोसाद को इनके बेडरूम तक की खबरें कैसे लगी? शक की सुई इस्माइल कानी पर जाकर रुकती है। याद कीजिए,
31 जुलाई 2024 को तेहरान का वो सेफ हाउस जहां इस्माइल हानिया रुके थे, सुरक्षा की जिम्मेदारी कानी की कुद्स फोर्स की थी, लेकिन बम हानिया के बिस्तर के नीचे पहले से फिट था। बिना अंदरूनी मिली भगत के ये नामुमकिन था। क्या कानी ही वो इनसाइडर है जिसने मोसाद के लिए ईरान का दरवाजा खोल दिया है? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी निजाद ने दुनिया को चौंका दिया था एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा था कि हमने जिस यूनिट को मोसाद से लड़ने के लिए बनाया है उसका चीफ ही मोसाद का एजेंट निकला। इशारा साफ था, ओवरसीज इंटेलिजेंस और इस्माइल कानी। दावा है कि कानी के साथ 20 और बड़े अधिकारी इजराइल की पेरोल पर हैं। तो देखा आपने, दरअसल जो सबसे बड़ा खासम खास माना जाता था ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी, उसी पर ही अब एक तरह से बड़ा शक हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर रुक करना चाह रही हूँ, दोनों खास मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं। सहाय सर, आखिर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है? वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जो इंटेलिजेंस की बात कही जा रही है, जब तक अगर इनपुट्स नहीं होते CIA या मोसाद के लगातार टारगेट में, और पहले कहा गया था कि CIA और मोसाद ने इतने गहरे रूट्स अपने खासतौर से तेहरान में या पूरे ईरान में करके रखे थे, वो अंदर के स्लीपर सेल्स के बगैर संभव नहीं हो पाता, और उसमें बड़ा नाम जनरल इस्माइल कानी का है। क्या वजह मानते हैं? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।